तो स्टार्ट करते हैं सेशन, जहां पे आज हमें डिस्कस करना है 10th साइंस का थोड़ा बहुत पोर्शन। व्हाट इज लाइट का हम डिस्कस कर चुके थे, बाकी आगे का पोर्शन अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो लाइट एक ऐसी चीज जिसकी पाते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि अच्छा लाइट क्या चीज है, कि लाइट एक पार्टिकल है या वो एक वेव है। तो ये चीज का जवाब ढूंढने के लिए हमने अलग अलग डिस्कशंस किए कि लाइट पार्टिकल है या वेव नेचर दिखाती है। तो कई सारे इंस्टेंसेस, जैसे कि शुरुआत हुई कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में है, लेकिन रिफ्रैक्शन का जो प्रिंसिपल था, इसके चलते ये चीज साबित नहीं हो पा रही थी कि लाइट कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में है। पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर लाइट है तो ये चीज होनी चाहिए कि लाइट अगर पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो लाइट बीम्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो इतना क्लीन तरीके से बाहर आती, वो टकराते जरूर लाइट और लाइट बिखरती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में तो हमें नहीं नजर आ रही। तो ये सब चीजें हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि लाइट वेव का फिनोमेना यहां दिखाती है। तो लाइट वेव के फॉर्म में है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया, ये डिफ्रैक्शन के प्रिंस ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, यहां पे भी ये देखा गया कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, कि लाइट वेव के फॉर्म से प्रोपोगेट कर रही है। और तो पूरा यही डिस्कस किया गया, यही माना गया कि लाइट वेव है। यहाँ पे हमें दो स्लिट्स नजर आ रहे हैं, तो लाइट अगर पार्टिकल होती तो ये स्लिट से सीधा एक लाइन आती जो यहाँ टकरा के इसे रोशन करती, और यहाँ की स्लिट से एक लाइन आती जो यहाँ इसे रोशन करती। लेकिन हम ये देखते हैं डिफ्रैक्शन में कि हमें ऑल्टरनेट बैंड्स मिलते हैं लाइट और डार्क कलर के। तो ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये चीज हमें दिखाता है कि लाइट वेव पार्टिकल शो, वेव नेचर शो करता है। लेकिन अब इसके बाद जब ये चीजें एक्सपेरिमेंट्स हुए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की एक चीज हुई, जिसके चलते ये चीज देखी गई कि जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब स्ट्राइक कराई जाती है किसी मेटल पे, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट ही एक्साइट कर पाती है। और एक और चीज ऑब्जर्व करी गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के पड़ते ही इंस्टेंटेनियसली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लाइट अगर वेव होती तो भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ बेसिक टाइम लगता इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लाइट में कुछ पार्टिकल्स है कि वो सीधा स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं, उनको फ्लो करने में मदद कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चीज को दिखाता है कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब चीजें अभी तक हमने देखी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये दिखाया कि फोटॉन्स जो है वो भले ही वेव नेचर के हों, लेकिन वो वेव होते हुए भी पार्टिकल है, पार्टिकल होते हुए भी वेव है, और वेव होते हुए भी पार्टिकल है। तो इस चीज को कहा गया डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो किसी एक डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में है, और इस तरीके से बस ये स्पेस में इनका डिस्टरबेंस कैसे होता है, यही चीज है लाइट। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो यहां पे आता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये जो था, ये यूनिवर्स के बारे में हमारे कई सारे नोशंस को तोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम एक लाइट का सोर्स रखें और उसके आगे एक ऐसा बैरियर बना दे जिस बैरियर में दो बड़े बड़े स्लिट्स हों, तो हमें, ये तो कॉमन सेंस है कि हमें नजर आएगा कि लाइट इन दो बड़े स्लिट्स से पास कर रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अब अगर हम मान लें कि इन स्लिट्स को, और ये जो लाइट है ये भी हमें पता है कि ये अलग अलग कलर्स से बनी है लाइट, और हर कलर की वेवलेंथ है। तो
इन स्लिट्स को, और ये जो वेवलेंथ है बहुत कम होते हैं, नैनोमीटर्स पे, तो बहुत कम वेवलेंथ होती है। तो अगर हम इन स्लिट्स को छोटा करते चले जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा हमें यहां पे, जब वेवलेंथ के ऑर्डर में, जब स्लिट्स का जो थिकनेस है वेवलेंथ के ऑर्डर में होगा, तो हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि वेव्स का एडिशन हो रहा है। तो जहां जहां भी वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां डार्क बैंड्स बन रहे हैं। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि लाइट का जो एक वेव आ रही है वो इधर उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है और दूसरी वेव का इसी पॉइंट पे डाउन मोस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जब इन दोनों का प्लस हो रहा है इन दोनों वेव्स का, तो बिल्कुल डार्क बैंड बना रहा है। तो इसे कहा गया इंटरफेरेंस पैटर्न, जहां पे वेव्स इन फेज है। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है वेव्स इन फेज है, सेम फेज में। तो यहां पे डार्क, ये मतलब ब्राइट लाइट आ रही है एक, और जहां पे वेव्स कह लीजिए कि आउट ऑफ फेज है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पे डार्क बैंड आएगा, यहाँ रोशनी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे फिर से वेव्स सेम फेज में आने लग जाएगी, तो यहाँ पे फिर से एक लाइट बैंड आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइट डार्क ऐसे बैंड्स बनेंगे। 11th 12th की फिजिक्स जब आएगी वहां पे आपको इस चीज पे सवाल बनेंगे, इस चीज पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फिलहाल तो बस इतना ही जान लीजिए, समझ लीजिए कि, और इसका इंटेंसिटी इस तरीके से वैरी करता है। जो बीच वाला, जो सबसे सेंटर पे जो लाइट बैंड है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बाकी सारे बैंड्स की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कम होता जाएगा। तो ये चीज हमें दिखाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो है वेव, लाइट, ये वेव के फॉर्म में है, ठीक है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस चीज की बात अगर हम करें तो ये हमारे रियलिटी को कैसे कह लीजिए कि हमारे कई सारे चीजें को तोड़ता है, हमारे सोचने, काम करने, विचार को कैसे तोड़ता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो ये एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स को पहले गुजारा गया एक सिंगल स्लिट से, एक छेद है यहाँ पे। तो लाइट, और ये छेद बहुत छोटा है, स्लिट इसे कहा गया कि बहुत बारीक, बहुत छोटा है ये छेद। तो यहाँ पे लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी आगे। यहाँ पे फिर से दो स्लिट मिल रहे हैं, तो वेव यहाँ पे फिर से इंडिविजुअल वेव्स के फॉर्म में अब दोनों वेव्स ट्रेवल करेंगी। और जहां जहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे लाइट फ्रिंजेस होंगे, जहां पे डिस्ट्रक्टिव वहां पे डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो चीज हमें दिख रही है इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये तो हमने देखा कि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक वेव का टॉप दूसरे वेव के टॉप से मैच करता है, वहां पे और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक वेव का टॉप मिल रहा है दूसरे वेव के बॉटम से, तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये डार्क बैंड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड ऑल्टरनेट ऐसा होगा। तो जहां पे इन फेज है, इन फेज, तो ये लाइट बैंड होंगे, और जहां आउट ऑफ फेज है, इस लाइट रे का डाउन है और इस लाइट रे का अप है, तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज रही। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती क्या है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज हमने देखा कि लाइट के किसी भी सोर्स को अगर हम पास कराएं लाइट को दो नैरो स्लिट से, तो लाइट वेव्स के फॉर्म में नजर आएगी और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अच्छा, अगर इसी चीज को ये कहा गया कि अगर मास होता है किसी चीज में या पार्टिकल फॉर्म होता है किसी चीज का, तो वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि दो स्लिट्स हैं और हम ग्रेन्स को यहां रखें, तो दोनों स्लिट से ग्रेन्स गिरेगा और दो ऐसे जगहों पे इकट्ठा होगा। तो जब कोई चीज पार्टिकल फॉर्म में होगी तो इस तरीके से हमें डिफाइंड, जितने स्लिट्स हैं उनके सामने डिफाइंड कुछ मिलेगा पार्टिकल फॉर्म में। अब यहां पे हम देखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जब हम सवाल पूछते हैं कि अच्छा दुनिया किन चीजों की बनी है, ये पूरा यूनिवर्स किन चीजों का बना है,
तो ये यूनिवर्स बना है एटम्स से मिलके। अच्छा, एटम्स किन चीजों से मिलके बने होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, इनका नेचर हम समझना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या पार्टिकल है या वेव है? तो ये है एक इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन। तो इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसके आगे एक स्लिट लगाई गई, ये दो स्लिट है, एक स्लिट को बंद कर दिया गया और दूसरी स्लिट को खुला रखा गया और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स भेजे गए। तो हम देखते हैं कि स्क्रीन में जो इधर की तरफ हमारे स्क्रीन है, वो एक बैंड बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक बैंड। अच्छा ठीक, अब यहीं पे हम जैसे ही दूसरी स्लिट खोल देते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम्स को जब हम फ्लो कराते हैं, तो हमें वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है कि एक स्लिट जब खुला था, तब ये पार्टिकल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे दूसरा स्लिट खोल दिया, वैसे ही वेव्स के जैसे बिहेव करने लग गए। अच्छा, अब इसके बाद इस चीज में यहां तो एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकाली गई। अब यहां पे एक खेल खेला गया। पहला खेल ये खेला गया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से इस बीम से मारेंगे, वो हम मारेंगे वन बाय वन, एक एक करके, और जरा देखते हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो कोई किसी स्लिट से जाएगा, कोई किसी स्लिट से जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करना शुरू करेंगे पीछे वाली स्क्रीन पे, और जैसे जैसे हम वक्त के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन मारते जाएंगे, तो हमें नजर आएगा थोड़ी देर बाद वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया जो कि एक इलेक्ट्रॉन बीम के मारने पे हुआ था। ये बहुत अजीब सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन की पूरी टीम आई थी, तब इन्होंने एक वेव नेचर शो किया था और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन फेंके जा रहे हैं, तब भी वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, एक एक करके, एक एक के बाद, तब भी फाइनली जो पैटर्न बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। बहुत अजीब सी बात है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को जैसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड है वो, कि उसे पता है कि एक एक करके पढ़ने के बाद एक फुल पिक्चर में वो कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न आना चाहिए। तो यानी कि हर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस मामले में जानता है कि उसे कहां पे पढ़ना है और कैसे पैटर्न्स बनने हैं। बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि यहां पे जब एक स्लिट ओपन थी तो एक बैंड बन रहा था, तो दोनों स्लिट ओपन होने पे दो बैंड बनने थे। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना? अच्छा, अब यहां पे और चालाकी करी गई। चालाकी ये करी गई कि अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना एक एक इलेक्ट्रॉन के मारने पे, यहां पे हमने एक डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर हमने ये लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो आया, एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर पहली स्लिट से गुजरे या तो फिर दूसरी स्लिट से गुजरे। हमने एक लगा दिया डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम ये है कि वो डिटेक्ट करेगा कि अगर ये पहली स्लिट से गुजरा है इलेक्ट्रॉन, तो वो बीप करेगा। तो पहली स्लिट से अगर इलेक्ट्रॉन गुजरा है तो वो बीप करेगा, दूसरी स्लिट से गुजरा है तो बीप नहीं करेगा। तो अब ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां से फेंका जाएगा, तो 50% ऑफ द टाइम ऐसा होना चाहिए कि ये बीप करेगा 50% ऑफ द टाइम। कायदे से तो लॉजिक यही कहता है। लेकिन जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन बीम्स अब डिटेक्टर ऑन करने के बाद मारी गई, तो हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता, हमें जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कोलैप्स करता है, ये पार्टिकल नेचर शो करने लगता है। यानी कि अभी तक हमने डिटेक्टर नहीं लगाया था, तो फिर दो स्लिट से हम इलेक्ट्रॉन को एक एक करके मार रहे थे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। डिटेक्टर ऑन कर दिया तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं, तो एक इस तरीके से डिफाइंड बैंड बन रहे हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। और जैसे ही हम ये डिटेक्टर को ऑफ कर देते हैं, वैसे से ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। ये बहुत अजीब सी चीज थी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और इस वजह से ये फाउंडेशंस ऑफ रियलिटी को क्वेश्चन करता है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पता चलता है कि हमने डिटेक्टर ऑन कर रखा है। और इस चीज को, ये अभी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिटेक्टर ऑन होने के बाद ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करता है। ये बहुत अटपटी सी बात कि डिटेक्टर्स
ऑन करने के बाद ऐसा कैसे? तो पहली चीज तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, डिटेक्टर ऑन करने के बाद ये वेव फंक्शन कोलैप्स करके पार्टिकल फंक्शन बन जाता है। और दूसरी एक अजीब सी बात ये थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन बीम को मारते हैं दो स्लिट से तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, लेकिन जब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को मारते हैं तब भी वही इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को मार रहे हैं तब भी वही पैटर्न बन रहा है, जैसे हर इलेक्ट्रॉन को पता है उसको उस बड़े फ्रेम में कहां अपनी जगह लेनी है। तो ये चीज बड़ी खास थी, बड़ी अजीब सी थी। तो ये रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहां से ये चीज कंफर्म होती है कि वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अब करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये यहां से लाइट, ये छोटे स्लिट्स हैं, इनका विड्थ और कम हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया जाता है, और जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जब मारे जा रहे हैं तो देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, और थोड़े टाइम में हमें वही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। कायदे से मिलना ये चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको दो स्लिट मिल रही, तो दो लाइंस मिलने चाहिए थे स्क्रीन पे, लेकिन हमें मिलता है एक इंटरफेरेंस पैटर्न। ये बहुत अजीब सी बात थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और ये ऐसा लग रहा है कि वेव है और वो वेव दो पार्ट्स में, दो स्लिट से आके वो टूट रही है, या यूं कह लीजिए एक इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में दो जगहों पे है, वो जैसे दोनों स्लिट से पास कर रहा है एक ही टाइम में। तो ये चीज बहुत अजीब थी कि ये कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, और डिटेक्टर लगाने के बाद कैसे वो वेव नेचर इसका कोलैप्स करता है डिटेक्टर लगाने के बाद। तो अभी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, डिटेक्टर आप लगा दे तो ये वेव नेचर कोलैप्स करता है, फिर पार्टिकल नेचर दिखाने लगता है कि अब सिर्फ दो बैंड्स बनेंगे, और जैसे डिटेक्टर हटा दें फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये चीज रही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की लाइट को पास कराते हैं बहुत मतलब पतले से स्लिट से, तो हमें इस तरीके के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है और ये सब कुछ। तो और ये अलग अलग कलर्स की लाइट से हम डिफ्रैक्शन देखते हैं कि छोटी सी पतली सी स्लिट से लाइट को गुजारे तो लाइट ऐसा वेव के फॉर्म दिखाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें रही। अब आते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट क्या है, इसके सेंस में हमने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब समझने के लिए इस चीज को देखते हैं कि ये अच्छा होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे वाईफाई हो, हमारा मोबाइल फोन, रिमोट कंट्रोल, अलग अलग ये सब चीजें, ये सब यूज करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो ये टीवी से लाइट रेज आ रही हैं, ये जो लाइट है ये अलग अलग फॉर्म के होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब पूरा इसका स्पेक्ट्रम है। तो जैसे गामा रेज है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एक ये एटम के साइज के बराबर, एक्स रेज एटम के साइज के बराबर होती है, अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए के साइज के बराबर होती है। विजिबल लाइट रेज जो जितनी वेवलेंथ को हम देख पाते हैं ये बैक्टीरिया के करीब रिलेटिव साइज की होती है। इससे बड़ी वेव्स होती है इंफ्रारेड, ये पिन के टिप के साइज की होती है।
माइक्रोवेव्स एक डाइस के साइज की, और रेडियो वेव्स जो होती है, जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो रेडियो वेव्स कैच करता है रेडियो, ये एक माउंटेन्स के साइज की होती है, इतनी बड़ी वेवलेंथ होती है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइट, ये और जितने भी हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफ, ये सब चीजें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, चाहे रेडियो हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, रिमोट हो, माइक्रोवेव्स हो, चाहे वो एक्सरेज हो, हर तरह की चीज, जितनी सब चीजें, हम इसी चीज का यूज करते हैं। तो हम अगर देखें तो जैसे कि पानी में वेव्स बनती हैं, तो एग्जैक्टली इसी टाइप की वेव्स बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दो फोर्सेस ऑफ नेचर है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरीके से 90 डिग्री पे चलती है, साइनोसोडल वेव्स हैं दोनों, दोनों 90 डिग्री पे, और इस तरीके से प्रोपोगेट होती है स्पेस में। अब वेव्स के फॉर्म में देखा जाए तो एक जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसे कहते हैं क्रस्ट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसे कहते हैं ट्रॉप या ट्रफ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो दूरी है इसे कहते हैं वेवलेंथ, या तो फिर एक ट्रॉ से दूसरे ट्रॉ की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट और फिर वेव में अगली बार वो पॉइंट जिस पाथ में आएगा तो वो वेवलेंथ होता है। तो ये नैनोमीटर्स में विजिबल लाइट की वेवलेंथ। अच्छा, अब अगर हम कहें कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस करती हैं किसी चीज से, तो इससे होता है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकेंड में या 3 वेव्स क्रॉस करती है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज का मतलब 3 वेव्स पर सेकेंड। तो ये कुछ टर्म्स हैं वेव्स के बारे में जो कि कांस्टेंट है, अलग अलग टाइप की वेव्स तो पता होना चाहिए। तो रेडियो वेव्स में जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और इनकी एनर्जी भी कम है। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इंफ्रारेड ज्यादा एनर्जी है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा कैसे हो रही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही तो वेवलेंथ कम होती जा रही। इसी तरीके से जैसे जैसे एनर्जी आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे जैसे आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो ये चीज रही। तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें वेव्स का इस्तेमाल, इन सब स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हम करते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में इस दुनिया में अगर देखें तो हमारे चारों तरफ केओस ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। आपके टीवी, फोन, रिमोट, वाईफाई, माइक्रोवेव, हर चीज से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, लेकिन आप इन वेव्स को देख नहीं पाते, आपको सिर्फ विजिबल लाइट दिखती है, बाकी सारे रेडियो वेव्स और ये सब वेव्स आपको नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है वो डिजाइन है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देखने के लिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहां से आती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, कुछ नैनोमीटर्स में है, जिस फ्रीक्वेंसी को हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती हैं, और इसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हम कहते हैं विजिबल लाइट। बाकी सारे तरह की लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो है ये सब लाइट है, ये सब कुछ लाइट है। तो रेडियो वेव्स जो है ये भी लाइट का ही एक फॉर्म है। जो माइक्रोवेव्स है, जो भी जितनी तरह की वेव्स है, ये सब लाइट का फॉर्म है। एक्सरे जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए, सब लाइट है, बस हम देख नहीं पाते। हम देख पाते हैं, हमारी आंखें डिजाइंड है सिर्फ विजिबल लाइट देखने के लिए। हमारी आंखों की बात अगर करें तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ लाइट को ही वो सेंसिटिव होती है जिसके लिए। तो अगर ऐसा है कि विजिबल लाइट जिस वेवलेंथ की होती है वो एनर्जी पड़ती है तो ऑब्जर्व करती है हमारी आंखें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि
इस एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी, और अच्छा ये होता कैसे, हमारी आंखें ऑब्जर्व कैसे कर पाती हैं? तो आंखों के रेटिना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं लाइट कैप्चर करने के लिए। तो रॉड जो होती है उससे हम पता कर पाते हैं कोई चीज कितनी डिम है या ब्राइट है। कोन्स से हम कलर्स का जानकारी ले पाते हैं कि कलर्स कौन कौन से कलर्स हैं, और जितने तरह के कोन्स होंगे उसी तरह के हम कलर्स देख पाएंगे। तो अलग अलग कोन्स अलग अलग कलर ऑफ लाइट से एक्साइट होते हैं, अलग अलग रॉड्स अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट से एक्साइट होते हैं। तो ये लाइट इन अलग अलग रंगों से मिलके बनी है, और जो रेनबो हम देखते हैं, रेनबो भी एक्चुअली लाइट को हम देख रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी है येलो, मतलब वॉयलेट एंड ब्लू, और फिर इनकी एनर्जी कम होती जाती है। जो सबसे लीस्ट एनर्जी है ये है रेड। तो जो रेनबो हम देखते हैं ये लाइट ही हमें दिखाई दे रही है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आईज का, जो हमारी आईज अगर हम देखें, ये मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के लिए ही एक्टिवेट होती है हमारी आईज। उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर आ रही हो, अल्ट्रावायलेट, तो हमारी आंखों का जो कॉर्निया का पोर्शन है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। अल्ट्रावायलेट, वॉयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और जो कम एनर्जी की लाइट है, इंफ्रारेड, रेड के इधर के तरफ की चीज है, उसका फ्रीक्वेंसी अब और कम होता जा रहा है। तो इंफ्रारेड में एनर्जी कम होती है, तो इन कम एनर्जी लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो लाइट रेज होती है पूरी तरीके से पास कर जाती है हमारे आईज से, और डिटेक्ट नहीं करते हम इंफ्रारेड को। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं अलग अलग चीजों को। तो रेडियो वेव्स लॉन्ग फ्रीक्वेंसी, मतलब नहीं, लॉन्ग वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। एक्स रेस, इसमें क्या है, वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड में अगर देखा जाए तो बहुत सारी रेस कर जाएंगी वेव्स। विजिबल लाइट इनके मिडिल में आती है वेवलेंथ। तो हम अपनी आंखों से भले ही नहीं देख पाते अलग अलग टाइप ऑफ लाइट, लेकिन हम अलग अलग टाइप ऑफ सेंसर्स बना सकते हैं, जिन सेंसर्स के जरिए हम अलग अलग टाइप की लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की नजर आती है, हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ये सब चीजें। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे हम और अलग अलग चीजों का पता कर पाते हैं। तो ये जो हमारी पावर है कि हम अलग अलग टाइप ऑफ लाइट को भी हम देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, इसकी वजह से हम कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग वेवलेंथ में अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग मौसम, तूफान और अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है। दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये सब की सब चीजें लाइट को एब्जॉर्ब भी करती हैं और एमिट भी करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देख के पता लगा सकते हैं कि उस चीज का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से रोशनी आ रही है, हम ये चीज का पता लगा सकते हैं। तो हम जैसे मार्स की तरफ टेलीस्कोप लगाते हैं, तो हम वहां से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। हम उसका टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, हम कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं। हम जैसे किसी डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो दूर की गैलेक्सीज है, उन पे फोकस करके हम पता लगा सकते हैं कि कहां पे कौन सी गैसेस प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में। तो लाइट से हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, यूनिवर्स में क्या क्या है। और जैसे जैसे हमारे पास यही चीज है कि यही चीज जो हमें रियल विजिबल लाइट में नजर आता है, एक्सरे में यही चीज किसी और फॉर्म में नजर आए। तो जो टेलीस्कोप्स बने और हम जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे हम इन्हीं गैलेक्सीज और इन्हीं यूनिवर्स को और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। कौन चीज गर्म है, कौन चीज ठंडी है, कौन सी चीज का कंपोजिशन क्या है। अच्छा, अब जैसे ये सवाल उठता है कि
इंसान हमेशा से इस मामले में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहे कि यूनिवर्स कैसे बना, किन चीजों से मिलके बना है यूनिवर्स, कैसे शुरुआत हुई यूनिवर्स की। तो ये सब साइंस कैसे जान पाई? तो हजारों सालों से लोग बस अंदाजा लगाते रहे कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा और ये सब चीजें, लेकिन साइंस का जब मॉडर्न साइंस का ऐसे राइज हुआ तो फिर साइंस ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, सच्चाई कहाँ लिखी है। तो साइंस ने शुरुआत ऐसे करी कि सच्चाई कहाँ लिखी है, तो धर्म के लोग कहते थे कि सच्चाई लिखी है इस किताब में, और इस किताब में जो कुछ भी लिखा है ये सब सच है, भगवान का शब्द है ये, और यही सब कुछ है, इससे ज्यादा आप किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। तो धर्म के लोग जब देखते थे कि अच्छा यूनिवर्स कैसे बना, ये सच्चाई क्या है, तो वो किताब देखते थे अपनी। साइंस क्या करती थी कि अच्छा ये भगवान क्या है, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब चीजें, तो साइंस देखती थी ऊपर की तरफ कि यूनिवर्स कैसे बना, ये सितारे क्या है, कैसे हैं, और यूनिवर्स को कह लीजिए कि ये चीज कर देना, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, और यूनिवर्स किन चीजों से मिलके बना है, कैसे बना, ये सब हमें पता चल पाता है यूनिवर्स से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करके। अब जैसे जितनी डिस्टेंट गैलेक्सीज हमें, ये तो हमें टेलीस्कोप लगाने के बाद ये तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्स करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं, हम अकेले स्पेशल नहीं है कि हमारी अर्थ बस एक अकेला प्लैनेट है। अब इसके बाद जो तारों से जो रोशनी आती है, इस रोशनी को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस रोशनी को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो ये हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अलग अलग रंगों में टूटती है। व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटती है। तो हम किसी भी जगह को, किसी भी सरफेस से आने वाली लाइट को जब हम देखते हैं और प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमें ये नजर आता है कि लाइट में से कुछ बैंड है जहां से कुछ डार्क बैंड है। डार्क बैंड कैसे आए? तो हर एलिमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सूरज से आने वाली जो लाइट है इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सी करते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि सूरज में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि वो एलिमेंट्स मौजूद है तो इन्होंने सूरज के स्पेक्ट्रम से ये चीजें हटा ली, ये जो डार्क पैचेस। तो ये जो बार कोड हमें मिलता है, ये यूनिक बार कोड है हर चीज का, कि हम किसी भी जगह से आती हुई रोशनी, किसी सितारे से आती हुई रोशनी को देख के हम उस सितारे के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये सितारा किन चीजों से मिलके बना है। और जब हमने ये सब देखना शुरू किया तभी हमें और चीजें पता चलने लगी, यूनिवर्स किन चीजों से मिलके बना है। अच्छा, हम सितारों के बारे में और कैसे जानते हैं? हम ये कैसे जानते हैं कि जैसे कि साइंस ये कहती है कि यूनिवर्स बना बिग बैंग से, कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक पॉइंट पे एनर्जी मास में कन्वर्ट होने लगी, वो पॉइंट बड़ा होने लगा और बड़ा होते 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 फिर वो फैलता गया और आज भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसे पता साइंस को? तो शुरुआत करते हैं इस लॉजिक की। तो जैसे कि कोई ट्रेन आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज बढ़ती जाती है, और जैसे वो ट्रेन आपको पास करके दूर जाती है तो उसकी आवाज फिर से कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ट्रेन तो उतनी ही आवाज कर रही है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली उतनी आवाज सुनाई देगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो साउंड होता है ये वेव्स के फॉर्म में होता है। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब वो आपकी तरफ आता है तो ये वेव्स कंप्रेस होती है। जब वेव्स कंप्रेस होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेव्स की, और जब ये साउंड सोर्स आपसे दूर जा रहा होता है तो ये साउंड वेव्स कह लीजिए कि थोड़ा सा दूर दूर होती है। जब दूर दूर होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये सोर्स अब दूर जा रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है। यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम आसमान में टेलीस्कोप लगाते हैं और तारों को देखते हैं। तो जब हम तारों को ऑब्जर्व करते हैं, तो अब ये साउंड के बारे में कि साउंड तो स्पेस में चलता नहीं है, लेकिन लाइट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो तारे हमारी तरफ आ रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कंप्रेस हो रही है लाइट, तो कंप्रेस हो रही है तो इनमें
जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होते हैं डार्क बैंड्स, तो इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो यानी कि ये स्टार हमारी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, और कोई स्टार अगर उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके बैंड्स रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वो स्टार दूर जा रहा है। जब स्टार हमसे तेजी से दूर जा रहा है तो यानी कि उसकी जो लाइट की वेव्स है वो बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो वो रेड शिफ्ट कहते हैं इसे। तो ये ब्लू शिफ्ट है और रेड शिफ्ट है। आप उस सितारे से आने वाली रोशनी को जब आप ऑब्जर्व करें तो बैंड्स ब्लू की तरफ जाते हैं कि रेड की तरफ जाते हैं। तो हम किसी भी तारे से आने वाली रोशनी को देख के पता लगा सकते हैं कि वो तारा किन चीजों से मिलकर बना है, क्या टेम्परेचर है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मोशन कैसे हो रहा है। और जब हम ये सब चीजें देखते हैं तारों में तो हम ये पाते हैं कि सारे के सारे तारे जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले एडविन हबल इन्होंने ये सब ऑब्जर्व करना शुरू किया, और जब ऑब्जर्व करना शुरू किया दूर के डिस्टेंस गैलेक्सीज इन्होंने देखने शुरू किए, तो इन्होंने ये पाया कि दूर दूर करोड़ों अरबों टाइम, मतलब इतनी दूर दूर की गैलेक्सीज जितनी है वो सब हमसे दूर जा रही है और तेजी से दूर होती जा रही है। तो यानी कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। जब हम गैलेक्सीज, दूर डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं तो यानी कि वो सब हमसे दूर जा रहे हैं और बहुत तेजी से दूर जा रहे हैं। ये स्पेस बढ़ रहा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, तो गैलेक्सीज दूर जाते जा रहे हैं। तो यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और यूनिवर्स जब एक्सपैंड कर रहा है इसका मतलब एक ऐसा वक्त रहा होगा इतिहास में जब यूनिवर्स एक पॉइंट साइज रहा होगा, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये चीज एक्सपैंड करते जा रही। तो अगर आप टाइम को पीछे करें तो यानी कि ये सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ था। यहां से आती है बिग बैंग थ्योरी कि ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था, और आज भी ये यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है यूनिवर्स का ये तेज हो रहा है, धीमा होने के बजाय ये अभी भी तेज हो रहा है। अच्छा, कौन सी ताकत है जो यूनिवर्स को और तेजी से एक्सपैंड कर रही है? यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डार्क एनर्जी का। तो ये चीज हमें बताता है कि ये सब चीजें कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और ये सब बिग बैंग से बना था। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की चीजें रही। और जब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं दूर तारों का, चाहे पास के तारे हो चाहे दूर के तारे हो, जब हम उनकी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं और हम देखते हैं, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो हमें मालूम चलता है ये जितने भी तारे हैं ये सब हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हैं, और इनका रेशियो भी हमें पता है, ये 3:1 है, यानी कि 3 एटम अगर हाइड्रोजन के हैं तो 1 एटम हीलियम का है। और जब हम टेलीस्कोप्स को लगाते हैं दूर तारों में और स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं यूनिवर्स के किसी भी सेक्शन में, तो फिर हमें जो बारकोड मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद वो यही दिखाता है कि जो डार्क बैंड्स हमें दिखते हैं, डार्क बैंड्स दिखते हैं यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट हैं जिन्होंने लाइट के उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो लाइट के फ्रीक्वेंसी से गायब है, डार्क बैंड्स हमें मिल रहे हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीलियम और कितना हाइड्रोजन, तो हमें यही नजर आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो यही है 3:1। तो ये भी बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा करता है कि हाँ ये सब चीजें सही हैं। लेकिन कई सारे पजल्स, ये सब जानने समझने के बाद भी कई सारे पजल्स आज भी हैं, और ये कई सारे पजल्स यही है कि यूनिवर्स जो बढ़ते ही जा रहा है इतनी तेजी से, कौन सी ताकत है जो इसे एक्सपैंड करते जा रही है? तो ये ताकत को हम कहते हैं डार्क एनर्जी। और ये डार्क एनर्जी कहां से आई, तो इसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या है, कहां से आई। तो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी भी साइंस जानने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। तो ये लाइट है एक्चुअली, जिस लाइट को स्टडी करके हम ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में वो सच्चाइयां पता लगा पाए जिन सच्चाइयों से हमें अंदाजा लगता है इस क्रिएशन का, इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का। और अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यूनिवर्स हमें और नए नए जानकारियां देता है।
ठीक है, तो ये लाइट और लाइट का फिनोमिना जो है, ये चाहे दूर के गैलेक्सीज में हो, चाहे आपके कमरे में लाइट जो है, लाइट सेम तरीके से रिएक्ट करती है, तो सेम फिनोमिना है। ठीक है, तो यहां इतना अभी तक हमने देखा, और ये सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे यहां, ये सब चीजें। तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो अलग अलग वेवलेंथ है, इनका साइज ऑफ वेवलेंथ, इनका कॉमन नेम, इनके सोर्सेस। तो लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और बाकी चीजें फिर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट अपने सेशन में। ओके सर।